Assalamu alaikum. Welcome to the class of object-oriented programming. So, in the first lecture, we discuss about the introduction of object-oriented programming. So, course description, after covering the basic programming skill, it is very much necessary to introduce the programming paradigm, which is very powerful as compared to the basic programming techniques. In this regard, object-oriented programming introduced real-world programming concept and modern ways to handle real-world problems. The benefit of the course is student can solve complex problems with the latest guidelines and skills. तो अभी आप लोग पास करके आए हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. तो ऑलमोस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग आपने कवर कर ली है. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम मोर अंडरस्टैंड करेंगे प्रोग्रामिंग स्किल्स, लॉजिक्स एंड डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मैनेज योर कोड. तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाई वी यूज़ इट एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ दिस कोर्स. ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स में बेसिक जो है हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि हम डिस्क्राइब करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग. फॉर्मुलेट करेंगे डिफरेंट एल्गोरिदम्स using operations, control structures and classes provided in C++ programming languages. Write, test and debug computer programs written in C++. Design, implement class library as abstraction using the facilities of C++ language. Stream data between objects and real life scenarios. तो ये बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने अचीव करने हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंडेबल अभी नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द कोर्स ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स आपको अंडरस्टैंड होंगे कि व्हाट आर क्लासेस, व्हाट इज़ डीबगिंग, हाउ टू मेक टेस्ट केसेस, व्हाट इज़ ऑब्स्ट्रक्शन, क्या डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जो हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए हम यूटिलाइज करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो जो कोर्स आपका है मिड एंड बिफोर मिड, वो ये है कि हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग टेक्निक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हिस्ट्री, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स क्या हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, पॉइंटर एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. दीज आर योर मिड टर्म टॉपिक्स. तो आपका जो भी मिड टर्म आएगा वो इन टॉपिक से रिलेटेड आएगा. ओनली 6 टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है. आफ्टर मिड टर्म हम देखेंगे कि क्लास रिलेशनशिप्स क्या हैं, इन अदर वर्ड्स इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग हमें कैसे करते हैं, और कुछ हम एनालिसिस की टेक्निक देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं, जिसमें डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, यूएमएल डायग्राम्स हैं. सॉरी. तो कोर्स की जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं ये अवेलेबल हैं आपको इंटरनेट पे. आप गूगल पे ये लिखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++, रॉबर्ट लेफोर ऑथर का नाम है. ये आपकी कोर्स बुक है. वेरी गुड बुक, इजी रिटन एंड अंडरस्टैंडेबल है. सेकंड बुक डाटा स्ट्रक्चर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग C++. इसके कुछ चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे. अगर आप ये टाइप करेंगे तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, और यही फर्स्ट 3 या 4 चैप्टर्स इस कोर्स के अंदर हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किए हैं. रेफरेंस बुक जो अवेलेबल है डिटेल एंड डिटेल की C++ हाउ टू प्रोग्राम, ये अच्छी बुक है आपके पास. ऑलवेज ये बुक अवेलेबल होनी चाहिए. लेकिन जो कोर्स की बुक हम डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो अभी जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्हें बताता चलूँ कि ये हमारी क्या है, कोर्स टेक्स्ट बुक्स हैं. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, रॉबर्ट लेफोर. क्लास के बाद आप जैसे सर्च आउट करें गूगल पे तो फर्स्ट लिंक ही आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग PDF फाइल आपको मिल जाएगी इस कंप्लीट बुक की. ग्रेडिंग पॉलिसी वही है जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, मिड टर्म, क्विज़ेस, असाइनमेंट एंड फाइनल एग्जाम.
थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन हुई है। अब ऑनलाइन वाइवा भी होगा आपका एज ए पार्ट ऑफ फाइनल एग्ज़ाम। वो हम कैसे कंडक्ट करेंगे वो लेटर स्टेज पे आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी। होमवर्क एंड असाइनमेंट पॉलिसी, ऑलमोस्ट आपकी 4 असाइनमेंट्स एंड 2 क्विज़ेज़ होंगे इस कंप्लीट कोर्स के अंदर। असाइनमेंट आपको 1/3 वीक में हैंड ओवर की जाएगी, जो आपने उसी वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर सबमिट करानी होगी। असाइनमेंट 2 6 वीक, असाइनमेंट 3 12 वीक एंड असाइनमेंट 4 14 वीक के अंदर। क्योंकि ये सेमेस्टर आपका थोड़ा सा फ्रीज हो गया है, तो ये जो आपको 4 असाइनमेंट्स हैं में भी ये नंबर ऑफ़ वीक्स इसमें हम थोड़ी सी चेंज भी करें, लेकिन फर्स्ट 2 असाइनमेंट आपको विद इन ए फर्स्ट सेकंड या थर्ड वीक आपको हैंड ओवर हो जाएंगे। क्विज़ेज़ आफ्टर 4 वीक एंड सेकंड क्विज़ आपका 12 वीक होगा। क्विज़ेज़ कैन बी अनाउंस्ड और अनअनाउंस्ड डिपेंड अपॉन योर प्रोग्रेस। पॉलिसीज़ जो हैं वो वही हैं जो हम डिपार्टमेंट में देखते आए थे। लेट असाइनमेंट मे बी एक्सेप्टेड विद द मार्क्स डिडक्शन। देयर विल बी 20% मार्क रिडक्शन ऑफ असाइनमेंट्स अगर आप 24 आवर्स लेट हैं, एंड 100% आफ्टर दैट, लेकिन स्टिल आप उसे सबमिट कराएं, मे बी वो आपकी फाइनल ग्रेडिंग में कंसीडर हो जाए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट हु हैव कॉपीड असाइनमेंट और हुज असाइनमेंट हैव बीन कॉपीड विल बी बोथ गिवन 0। आपने अपना कोड किसी के साथ शेयर नहीं करना। प्लेजरिज्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर प्लेजरिज्म एक्सेप्टेबिलिटी की 0% टॉलरेंस पॉलिसी होती है। ऑफलाइन के अंदर फिर हम थोड़ा सा कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर इफ़ एनीवन फाउंड गिल्टी ऑफ प्लेजरिज्म इन एन असाइनमेंट, क्विज़ेज़, योर फाइनल एग्जाम, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रेडिटेड विद बी 0 होगा। Quizzes may be announced again depends upon your response. सेकेंड टाइम मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि प्लेजरिज्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। किसी सूरत में प्लेजरिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपका फाइनल एग्ज़ाम, आपका फाइनल लैब एग्ज़ाम, आपके क्विज़ेज़ या आपकी असाइनमेंट किसी भी तरह दूसरे स्टूडेंट के साथ मैच हुई, तो दोनों स्टूडेंट्स को ग्रेड विल बी 0। तो लेट मी सी कि अभी तक आप कितने लोग, 12 लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, तो बाकियों को कहें कि वो भी क्लास अटेंड करने आ जाएं। लेक्चर, आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं, मीनवाइल आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो। और टीम्स के अंदर भी साइड पे एक चैट ऑप्शन है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नाउ अब डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर के कंटेंट्स क्या हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे मिसकंसेप्शंस क्या हैं अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक्चुअली व्हाट इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आप पढ़ के आ चुके हैं। हिस्ट्री टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और हम गेट इंस्टीट्यूशन लेंगे टू स्टडी वाई वी स्टडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका पर्पस क्या है, इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे है, और हम इसको कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट्स के जहन में आता है, एम आई गोइंग टू लर्न ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या मैं एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने जा रहा हूँ? नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मे बी नाम के अंदर, इस कोर्स के अंदर प्रोग्रामिंग है, लेकिन इट्स प्रोग्रामिंग रिलेटेड टू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड itself is not a programming language. Okay, if not language, then what is it? अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या OOP जिसे हम शॉर्ट वर्ड में कहते हैं, इज ए टेक्निक टू मैनेज योर कोड such that it provide you many benefits. एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए टेक्निक कि आप अपने कोड को मैनेज कैसे करोगे। अब जब हम बात करते हैं आपके कोड की, मैनेज कोड की, डजेंट मीन कि वो जो आपका कोड है 10 लाइन, 20 लाइन्स या 50 लाइन्स का कोड है।
जब हम कोड में बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सेंस में, इट्स मीन जो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड जिसको आपने राइट किया है, अब आप उसको मैनेज करना चाह रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप सिमिलरली ले सकते हैं। जब आप एक नया कंप्यूटर लेते हैं, मोस्टली आप फाइल्स क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो आपकी डाउनलोड फोल्डर में सेव होती हैं। लेटर ऑन जब आप कंप्यूटर को यूज़ करना शुरू हो जाते हैं तो आप मल्टीपल ड्राइव क्रिएट करते हैं। ड्राइव क्रिएट के बाद आप मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन फोल्डर नेम आप उनमें सेव करते हैं। रीज़न इसकी क्या है, लेट्स सपोज अगर आपके कंप्यूटर, आपने बिल्कुल नया कंप्यूटर लिया है तो वहाँ पे तो आपकी कोई फोल्डर्स नहीं होंगे, या एक फ़ोल्डर होगा, या विंडोज़ ने जो आपको फ़ोल्डर्स प्रोवाइड किए हैं सिर्फ वही अवेलेबल होंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों आपके डॉक्यूमेंट्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, आप मल्टीपल फ़ोल्डर बनाना शुरू हो जाते हैं। जैसे सेमेस्टर 1 के अंदर बुक नंबर 1 है, उसमें आपने लेट्स से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितना भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक फ़ोल्डर में रखेंगे ताकि लेटर आप क्या कर सकें, वो डॉक्यूमेंट आप ईज़िली फाइंड कर सकें। तो सिमिलरली यही चीज़ है आपके कोड के साथ। जब आपका कोड थाउजेंड ऑफ लाइन्स क्रॉस कर जाता है तो कोड को एडिट करना, मैनेज करना, बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक हमें प्रोवाइड करती है मैनी बेनिफिट्स। वो बेनिफिट्स क्या हैं, मैनी वो हम लेटर डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं एक्चुअली जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक प्रोवाइड करेगी। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ए टेक्निक। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस सेमेस्टर, जो लास्ट सेमेस्टर आपने स्टडी किया फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, यू लर्न अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल, जिसमें वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स थे। अच्छा, आप उनको यूज़ करते हुए यू बिल्ड योर प्रोग्राम्स लाइक कैलकुलेटर विच प्रोवाइड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपने मे बी ये प्रोग्राम बनाया हो। लेट्स सपोज करो कि आपने ये प्रोग्राम बनाया था। योर सिंपल कैलकुलेटर हैज़ लेट्स से 2 वेरिएबल्स एंड 4 फंक्शंस, जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक फंक्शन आपका हो सकता है ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, डिवीजन का एंड मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, ये जो आपका सिंपल प्रोग्राम है, ये मैनेजेबल है इन ए सिंगल फाइल। फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया होगा कैलकुलेशन का, वो आपने स्टोर कर दिया इन योर कैलकुलेटर डॉट cpp। नाउ व्हाट हैपन्स अगर आपका प्रोग्राम इंक्रीज होना शुरू हो जाए, लेट्स से 100 डिफरेंट फंक्शन एंड 100 डिफरेंट वेरिएबल्स। तो इस कोड को मैनेज करने के लिए आप कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे इन ए सच वे कि आपका कोड इजी टू मेंटेन, अंडरस्टैंडेबल हो, आप उसको इजीली डीबग कर सकें। डीबग मीन अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो आप उस एरर को इजीली सॉल्व कर सकें, आप उस कोड तक पहुंच सकें जो एक्चुअल आपके प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेंटेन उसे कर सकें एंड अपने कोड को रीयूज़ कर सकें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन 3 चीज़ों पे आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी: इजी डिबगिंग, इजी मेंटेनेंस एंड इजी रीयूज़। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक का, वो क्या है, आप अपने कोड को रीयूज़ कर सकें। व्हाट इज़ ए मीन बाय रीयूज़, इट्स मीन अगर आपने एक कोड एक दफ़ा राइट कर लिया है, अगर उसी टाइप की फंक्शनैलिटी की आपको ज़रूरत है तो आप अपने कोड को रीयूज़ करें रेदर देन कि आप दोबारा क्या करें, उसे टाइप करें। सो होप सो आपको अगेन हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्या हैं, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ नॉट ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं है तो क्या है, इट्स ए बेसिक टेक्निक टू मैनेज योर कोड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है जो आप ऑलरेडी सी प्लस प्लस, इंट्रोडक्शन टू या फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग कोर्स में सीख के आ सकते हैं। यहाँ पे हम कोई नया लूप नहीं देखेंगे, कोई वेरिएबल्स नए नहीं हैं, कोई डाटा टाइप्स नई नहीं है, एवरीथिंग इज सेम एज कंपेयर टू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। हमने इस कोर्स में अंडरस्टैंड क्या करना है कि लेट्स से अगर आपका कोड इंक्रीज हो रहा है, ग्रोइंग इन साइज है, डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ आपके पास फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, तो उन सब को आप कैसे मैनेज करें कि आप अपने कोड को इजीली मेंटेन, डीबग एंड रीयूज़ कर सकें।
तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो हिस्ट्री टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टीम्स के साइट पे चैट ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर पहले हम देखेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड द रोड प्रोग्रामर्स ट्रैवल टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक। ऐसे नहीं है कि एकदम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक या आइडिया किसी के ये जहन में आ गया हो। ये एक प्रोसीजर था पूरा, एक रोड थी जिसको डिफरेंट प्रोग्रामर्स ने तय किया है। कुछ प्रॉब्लम्स आती रही अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में, कुछ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, फिर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक आई, फिर लेटर ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक है। तो इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन हमारा जो फोकस इस कोर्स में होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा। So let's start with structured programming. Unstructured programming. Unstructured programming basically क्या है? Simple small application consist of one main program. Program is equal to sequence of command statements which modify global data. For example, आपने एक complete प्रोग्राम क्रिएट किया और जो कि एक सिंगल मेन प्रोग्राम के अंदर था, जिसमें आपने सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की विच मॉडिफाई योर ग्लोबल और लोकल डाटा। एक सिंपल मेन प्रोग्राम के अंदर आपने अपना सारा कोड किया है, जिसका ड्रॉबैक क्या था कि ये अनमैनेजेबल है। अगर आपका फाइल साइज बिगर एंड बिगर होता जाए तो आपको बहुत सारा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल बेसिक क्या थी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी, जो कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, कमांड बेस्ड थी, वो असेंबलर, सी एंड पास्कल थी। तो फॉर एग्जांपल ये आप देख लें, अगर आपका एक प्रोग्राम है टेस्ट सी, तो आपके पास एक ही फंक्शन होता था जिसको आप क्या कहते थे? मेन, जिसके अंदर आप यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं लोकल डाटा, जिसको वो कह रहा है कि इट्स मीन आप यहाँ पे वेरिएबल कर रहे हैं कि इंट ए, इंट बी, और स्टेटमेंट्स क्या हैं आपकी? आप इन दोनों इंट ए बी को ऐड करना चाह रहे हो एज ए थर्ड, इन ए थर्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सीक्वेंस ऑफ कमांड से मुराद यहाँ पे यही थी कि आपके कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं और आप इनको एक सीक्वेंस के थ्रू यूटिलाइज करें। अब अगर आप एग्जांपल देखें, तो अगर आपको अगेन कुछ एडिशन चाहिए दो डिफरेंट वेरिएबल्स की, लेट्स से सी एंड डी, तो आपको अगेन यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दो के मुराद है इंट डी, इंट ई। सो अब इन दो डिफरेंट वेरिएबल्स को आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। तो अगर आप देखें तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका कोड क्या हो रहा है? डुप्लीकेट हो रहा है। एक्चुअल पर्पस क्या है आपका? एडिशन। और एडिशन आपकी एक ही कोड, एक ही टाइप का कोड बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर यही कोड आपका 100 या 1000 लाइंस पे पहुंच जाए तो आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स बेशुमार हो जाएंगे, लेट्स से 100। और ये याद रखना कि ये वेरिएबल का एक्चुअल पर्पस क्या था, कि इंट ए या इंट बी एडिशन में यूज़ हो रहा था, सब्ट्रैक्शन में यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हो रहा है, या डिवीजन में। ये एज ए सिंपल प्रोग्रामर याद रखना वेरी डिफ़िकल्ट था, जिसकी वजह से आपका जो ड्रॉबैक बनता है वो ये है कि आपका कोड अनमैनेजेबल हो जाता है एज योर प्रोग्राम गेट्स बिगर। आपको बहुत सारी कॉपी पेस्ट भी करनी पड़ती है और आपको ये याद नहीं रहता कौन सा वेरिएबल किस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हो रहा है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो नेक्स्ट टेक्निक आई वो थी आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रादर देन कमांड।
अब वो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या थी कि आप गेट सम इनपुट लें, ऐड नंबर्स करें, डिवाइड बाय 6, डिस्प्ले द आउटपुट। फॉर एग्जांपल ये जो आपका सिंपल प्रोग्राम है जिसमें आप इनपुट ले रहे हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस चुके हैं, और सी आउट क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करें। कुछ फंक्शनैलिटी इन्होंने नेक्स्ट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ने प्रोवाइड कर दी, जो कि एक्चुअली क्या थी आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फंक्शन, जिसमें आप अपने कोड को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लेक्सिटी स्टिल इंक्रीज अगर आपके फंक्शन साइज क्या होना शुरू हो जाए, इंक्रीज होना शुरू हो जाए। सो व्हाट वी डू टू ऑर्गेनाइज इनटू फंक्शन एंड मॉड्यूल्स, तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए what we do is to organize your code into function and module। तो जब आपका प्रोग्राम लार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अभी हमने ली थी ऐड। आप एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे इंट ऐड, इंट एक्स, इंट वाई, which has a clearly purpose and defined and interface to other function, and we can call that function whenever needed। तो लेट्स से अगर आपने एक ऐड का फंक्शन बना दिया है तो ये फंक्शन क्लियरली आपको डिवाइड कर रहा है, तो इस फंक्शन के इनसाइड जो भी पीस ऑफ कोड है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इंट ऐड, इंट ऐड। एक्चुअली फंक्शन में आप क्या करेंगे, इस फंक्शन की एक रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है, और उसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक वेरिएबल एक्स एंड एन वेरिएबल वाई। लेट से इस फंक्शन में हम ये करना चाह रहे हैं कि एक्स एंड वाई को ऐड करके जो भी वैल्यू आ रही है उसको वापस हम रिटर्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी रिटर्न टाइप क्या डिफाइन है, इंटीजर। लेट से हम वेरिएबल लेते हैं इंट इज इक्वल टू ए, सॉरी एक्स प्लस वाई। जो भी फंक्शन के इनसाइड वैल्यूज आ रही हैं वो हम ऐड करके रिटर्न, तो दिस टाइप ऑफ योर ऐड फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये क्लियरली इंडिकेट बेसिकली क्या कर रही है कि ये जो सेट ऑफ कमांड्स हैं ये एक स्पेसिफिक फंक्शन, या ये फंक्शन बेसिक डिफाइन क्या कर रहा है कि दीज स्टेटमेंट आर ए स्पेसिफिक पर्पस। और वो पर्पस क्या है कि ये पीस ऑफ कोड दो वैल्यूज लेगा और वो वैल्यू स्टोर होंगी एक्स एंड वाई में। इन दोनों वैल्यूज़ को हम स्टोर करेंगे और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हमने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इस तरह हमने क्या किया, अपने जो लार्ज प्रोग्राम था, जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेसिक जो प्रॉब्लम थी, उसको हमने किसी हद तक अचीव कर लिया बाय यूजिंग फंक्शन। हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उन फंक्शन को जब भी ज़रूरत पड़ती है लेटर, अगर हमने किसी भी प्रोग्राम की स्टेज पे दो वेरिएबल्स को ऐड करना है तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, मेन प्रोग्राम से कॉल कर लेंगे। अच्छा, अब अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपका कोड क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये बार बार जो आप ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ रिपीटिशन कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन तो हमें मिल गया। वो क्या था, हमने फंक्शन बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये आ रहा है हमारे पास कि अगर आपके नंबर ऑफ फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं, तो अगेन दिस प्रॉब्लम कम्स कि वो फंक्शन एक्चुअली हमने किस पर्पस के लिए राइट किए थे। अगर आपके नंबर ऑफ फंक्शन 100 हैं तो ये याद रखना कि ऐड का फंक्शन आपने राइट किया था या राइट नहीं किया था, कौन कौन से फंक्शन किस पर्पस के लिए आप उन्हें क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो डिवाइडिंग नेक्स्ट टेक्निक जो हमारे पास आई वो आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर। वो बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए एक टेक्निक है। आप क्या करेंगे, डिवाइड ए प्रोग्राम इनटू फंक्शन एंड मॉड्यूल टू इम्प्रूव क्लैरिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, आपने ये सारा काम एक्चुअली किया है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपने अपने कोड को डिवाइड किया इनटू फंक्शन, और उसकी रीज़न क्या थी कि आपका प्रोग्राम इजीली मैनेजेबल हो और जब भी आपको किसी उस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है आप उसे क्या कर लें, कॉल कर लें। अच्छा, अब टू रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं विद स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। वो क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। एवरी फंक्शन कैन एक्सेस
every global variable, unrelated data and procedures, आपने जो फंक्शन बनाया है और जो आप डाटा क्रिएट कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स आप जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और जो आपने फंक्शन क्रिएट किया, प्रोसीजर मीन फंक्शन, वो क्या वो रिलेटेड भी हैं या नहीं। आप वेरिएबल्स आपने सोच के बनाए, लेट्स सपोज करें एडिशन के लिए, और आप कॉल क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, तो ये दोनों डाटा एंड प्रोसीजर क्या होंगे, अनरिलेटेड होंगे। अगेन देयर इज ए नो रीयूजेबिलिटी, यू कैन नॉट यूज योर कोड इन अदर प्रोग्राम। तो नो रीयूजेबिलिटी को अभी हम थोड़ी देर तक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि जब हम बात करें कि आपका कोड रीयूज़ नहीं हो सकता तो वो एक्चुअली कैसे रीयूज़ नहीं हो सकता। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात की थी कि फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें क्या है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। मीन अगर आपको याद हो लोकल डाटा, इसे हम कहते हैं कि जो वेरिएबल का स्कोप है वो हमेशा बिटवीन इन दीज टू ब्रैकेट्स होता है, दीज टू करली ब्रैकेट। इसके बाद इन दो ब्रैकेट के बाद आप इंट नंबर 1 को एक्सेस नहीं कर सकते। आपने ये अपने फर्स्ट कोर्स में देखा होगा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल। तो सी प्लस प्लस या मोस्टली ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग्स के अंदर वेरिएबल स्कोप हमेशा इन दो ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन होता है। तो लेट्स सपोज करें आपने एक नंबर फंक्शन क्रिएट कर लिया, इंट ऐड नंबर, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 दो नंबर्स को आप, अगेन वही एग्जांपल है, दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट आ रहा है आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सपोज आप इंट नंबर 1 एंड नंबर 2 इन्हीं दो वैल्यूज़ के थ्रू सब्सट्रैक्शन भी करना चाह रहे हैं, इन्हीं दो वैल्यूज़ के थ्रू आप डिवीजन भी करना चाह रहे हैं, इन्हीं दो वैल्यूज़ के थ्रू आप मल्टीप्लिकेशन भी करना चाह रहे हैं। तो देन प्रॉब्लम आपके पास क्या आएंगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो नंबर्स को पैरामीटर्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि इंट नंबर 1 के अंदर आप जो भी वैल्यू स्टोर कराएंगे, लेट्स सपोज मैं स्टोर में करा देता हूँ 20 और नंबर 2 में हम स्टोर करा देते हैं लेट्स के अभी ये स्टैटिक वैल्यूज हैं 30। आंसर विल बी योर नंबर 1 प्लस नंबर 2, जो नंबर 3 में स्टोर होगा वो 50 होगा और ये 50 नंबर रिटर्न होगा। तो लेट्स सपोज करें हमें यही दो वैल्यू सब्ट्रैक्शन के लिए भी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि 20 और 30 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू क्या आएगी, 20 एंड 30 को डिवाइड करें तो वैल्यू क्या आएगी। लेकिन जो अदर फंक्शंस हैं वो इन दो वेरिएबल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि ये दो जो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ आपकी कहाँ पे होंगी, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में होगी, इनका स्कोप आउट ऑफ ब्रैकेट्स नहीं है। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाह रहे हैं ये दो वैल्यूज़ डिफरेंट फंक्शन यूटिलाइज करें तो इसके दो वेज हैं। फर्स्ट वे क्या है कि आप इन दोनों को एज ए ग्लोबल वेरिएबल स्टोर करवाओगे। ग्लोबल वेरिएबल से मुराद क्या है, आप इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट करोगे, इंट नंबर 1 इज इक्वल टू 20 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू 30। सो ये आपका कोड थोड़ा सा इस टाइप से इस टाइप का आपका कोड जनरेट होगा। सो अब इन दोनों वेरिएबल्स को हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों वेरिएबल इस फंक्शन के ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। अब इस फंक्शन के बाद इस लाइन से नीचे आप कोई भी फंक्शन राइट करेंगे वो तमाम फंक्शन इन दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन के अगेंस्ट ये दोनों जो आपके वेरिएबल्स हैं ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो इस फंक्शन के बाद आप जितने मर्जी फंक्शन राइट करें वो तमाम फंक्शन इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका सलूशन बेसिक ये है, लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि अब लेट्स सपोज करें हमारे पास 10 डिफरेंट फंक्शंस थे जो इन दोनों वेरिएबल्स को मैनेज कर रहे थे, और मोस्टली ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर हम ऐसे स्टैटिक वैल्यूज़ कभी भी स्टोर नहीं करते। तो लेट्स सपोज ऐड नंबर के अंदर आप किसी प्रोग्रामर ने, क्योंकि मोस्टली आप कोड जब करते हैं लार्जर सॉफ्टवेयर का वो इन दी फॉर्म ऑफ टीम्स,
मल्टीपल टीम्स हैं जो एक ही कोड को राइट कर रही हैं, और किसी प्रोग्रामर ने यहाँ पे नंबर 1 इज इक्वल टू 40 लिख दिया, तो बाकी फंक्शंस या बाकी प्रोग्रामर अज्यूम क्या कर रहे हैं कि नंबर 1 में या नंबर 2 में, या लेट्स से नंबर 1 में स्टोर क्या है 30, लेकिन इस फंक्शन ने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम 40 कर दिया। अब तमाम फंक्शंस के नज़दीक नंबर 1 की क्या है, वैल्यू है। तो इन अदर वर्ड्स जब हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, आपका डिफरेंट ग्लोबल डाटा है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, नंबर 1 इज इक्वल टू 2, नंबर 2 इज इक्वल टू 5। तो नंबर 1, नंबर 2, अब इन दोनों फंक्शन के लिए अभी जो आपने एग्जांपल देखी है, इन दोनों के लिए ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो दो फंक्शन वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, नंबर्स इन यहाँ पे हमने क्या कर लिए हैं, 3 वेरिएबल्स ग्लोबल बना रही हैं और उनको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की, कि तमाम फंक्शन इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। So when one or more function access same data can be accessed by any function in a program, you cannot hide data which leaves difficult to modify and debug program. Let's suppose हम इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं कर सकते स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर, जो हमें कहे कि सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर फंक्शन इन दो ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई भी फंक्शन इन दो वेरिएबल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता। इस टाइप की हम कोई रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स इन डाटा को हाइड करने का एक ही तरीका है कि आप इनको नंबर्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर करें। लेकिन अगर हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे, अगेन वही प्रॉब्लम आएगी, हमें ये 2 लाइन्स ऑफ कोड, 2 लाइन्स ऑफ कोड बार बार हर फंक्शन के अंदर, या 3 लाइन ऑफ कोड यहाँ से लेट्स सपोज कट करना पड़ेगा, कॉपी किया, फिर यही 3 लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स आपका कोड क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। देखें, यही 3 लाइन्स यहाँ पे हैं, यही 3 लाइन्स यहाँ पे हैं। तो इसका सोल्यूशन हमने क्या प्रोवाइड किया कि आप क्या करें कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट करें। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जब क्रिएट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि किस फंक्शन ने वेरिएबल्स को चेंज किया वो आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल, एक दफ़ा आपने कॉल किया नंबर 3, लेट्स से 2 + 5, नंबर 3 ने जो वैल्यू स्टोर हुई नंबर 3 में वो क्या थी, 7। लेकिन मीनवाइल किसी और ने एक ये फंक्शन कॉल कर दिया सब्ट्रैक्ट नंबर। लेट्स सपोज 2 पर्सन थे, एक पर्सन ने ऐड का नंबर कॉल किया, एक पर्सन ने सब्ट्रैक्ट का नंबर कॉल किया। ओके, जो पर्सन 1 है जिसने एडिशन का नंबर कॉल किया है, उसने कहा 5 + 2 करें, उसके नज़दीक नंबर 3 में वैल्यू क्या है, 7। और जिस पर्सन ने कॉल किया सब्ट्रैक्ट का नंबर, उसके नज़दीक वैल्यू क्या है, नंबर 2 माइनस नंबर 1, 3। तो 1 पर्सन अज्यूम कर रहा है कि नंबर 3 में क्या स्टोर होगा, 7। एक पर्सन अज्यूम कर रहा है कि नंबर 3 में क्या होगा, 3। तो इन दोनों पर्सन्स के अंदर कंसेंसस नहीं है। तो अब एक्चुअल नंबर 3 में वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट पे जिस पर्सन ने कॉल किया है एक्चुअली वही आपके नंबर 3 की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, पर्सन 1 ने कॉल किया ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए ऐड का नंबर, वो नंबर क्या था, 2 + 5, 7। अब ये पर्सन अज्यूम कर रहा है कि नंबर 3 में 7 है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक और पर्सन ने फंक्शन कॉल कर दिया जो ये वाला था, तो एक्चुअल अब नंबर 3 में क्या स्टोर है, 3। So this is a very big problem in unrestricted access. So अगर आपको इस बात पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो लेटर ऑन जब हम कोर्स में जाएंगे तो ये आपको मोर क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डाटा हाइडिंग। हम डाटा हाइड क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम डाटा हाइडिंग, या जो बेटर वर्ड यूज़ होता है डाटा इनकैप्सुलेशन, क्यों यूटिलाइज करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि हम ग्लोबल एक्सेस को जितना हम कम कर सकें उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि इससे लेटर हमारे स्टेज पे बहुत सारे प्रॉब्लम राइज होते हैं। तो अभी तक कोई क्वेश्चन हो किसी का?
तो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है एनीवन क्वेश्चन। तो आउटपुट तो नो क्वेश्चन येट। तो लेट मी चेक के आप ज्वाइन भी कर रहे हैं कि जो लोग लेक्चर ले रहे हैं वो व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन पूछें या अपना रोल नंबर राइट करें, जस्ट टू चेक द क्लास इंगेज भी है या नहीं है। 2 मिनट के अंदर आप सब ने अपना रोल नंबर राइट करना है ऑन व्हाट्सएप। टेन लोग हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ऑन करके घर चले गए और एक्चुअली है तो घर ही, बाहर चले गए। ओके जी, ग्रुप के अंदर मैसेज करें काइंडली, पर्सनली अलग-अलग मैसेज मत करें, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना फिर। ओके, ठीक है, कुछ लोग तो अटेंड कर रहे हैं, फाइन। जो लोग अटेंड नहीं कर रहे, इस कंप्लीट लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है लेटर भी आप व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप फर्दर अपने कलीग्स को दे सकते हैं जिन्होंने लेक्चर अटेंड नहीं किया। ओके, हम नेक्स्ट सेक्शन पे हम मूव करेंगे। तो अनरिलेटेड डाटा एंड प्रोसीजर से मीन क्या है? अभी हमने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो क्या है? अनरिलेटेड डाटा। इन लार्ज प्रोग्राम देयर आर मैनी फंक्शन एंड मैनी ग्लोबल डाटा आइटम्स। The problem with procedure या structure paradigm is that this leads to large number of potential connection between function and data. It makes program structure difficult to conceptualize. It makes the program difficult to modify. तो फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज प्रोग्राम की बात करें तो आपके पास 3 डाटा वेरिएबल्स हैं, आपके पास 4 फंक्शंस हैं और ये चारों फंक्शन ग्लोबल डाटा को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन या कंसेप्चुलाइजेशन तो इजीली आपको व्यू हो रही है, लेकिन सपोज करें आपके पास 100 ऑफ फंक्शंस हैं एंड 100 ऑफ ग्लोबल डाटा है और डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट ग्लोबल डाटा को अगर एक्सेस कर रहे हैं, तो ये विजुअलाइज या कंसेप्चुलाइज करना कि इस डाटा में अगर एरर आ रहा है तो वो किस फंक्शन की वजह से आ रहा है, इट बिकम्स वेरी मच डिफ़िकल्ट। लेट्स अज्यूम करें आपने 100 फंक्शन का एक प्रोग्राम बनाया जिसमें 100 ग्लोबल वेरिएबल्स थे और डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करते। जैसे अभी हमने इस फंक्शन के अंदर देखा है कि यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं और 3 ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो हम सपोज ये कर रहे हैं कि आपके पास 100 फंक्शंस हैं और 100 ग्लोबल वेरिएबल्स हैं और कुछ फंक्शन कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और एक वैल्यू आपकी सिंटैक्स कोई एरर नहीं था, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जब आप प्रोग्राम की टेक्सटिंग कर रहे हैं तो लेट्स सपोज इस वेरिएबल की वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही है। आपने लेट्स सपोज जीपीए कैलकुलेट करना था और जीपीए कैलकुलेट करने के लिए ये 4 फंक्शन आपके पास थे और ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसमें एक्चुअली क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये अंडरस्टैंड करना कि इस
ग्लोबल वेरिएबल को किस फंक्शन की वजह से वैल्यू करेक्ट नहीं मिल रही। होप सो यू अंडरस्टैंड इस कंसेप्ट को कि आपके पास ये 4 फंक्शंस हैं और ये एक आपके पास ग्लोबल डाटा है। तो ये आपका ग्लोबल डाटा है, तो इसको यूटिलाइज करना, अंडरस्टैंड करना किस फंक्शन की वजह से इस स्पेसिफिक वेरिएबल में प्रॉब्लम आई है इज मच मोर डिफ़िकल्ट। सो थर्ड एग्जांपल दी हमारे पास रीयूजेबिलिटी। तो वापस हम जाते हैं जो हमारे प्रॉब्लम थे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस थी, अनरिलेटेड डाटा एंड प्रोसीजर एंड नो रीयूजेबिलिटी। आपको अपना कोड दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर रीयूज़ नहीं कर सकते। रीयूज़ डजेंट मीन कॉपी एंड पेस्ट। अगर आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं कि आपका कोड क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। रीयूजेबिलिटी क्या है कि आप विदाउट कॉपी एंड पेस्ट अपने प्रोग्राम या फंक्शन को दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर यूटिलाइज कर सकें। फिर हमने अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस की बात की। अगर आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो मल्टीपल फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अनरिलेटेड डाटा एंड प्रोसीजर की हमने डिस्कशन की। और एग्जांपल हमने ये देखी, अगर आपके पास ग्लोबल डाटा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या ग्लोबल वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फंक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हें मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। Let's say you had developed a simple calculator program and save it on a calculator.cpp. Now someone asks you to make a scientific calculator which has all the functionality of simple calculator and plus some other functionality. अच्छा, अब there is a no way to reuse simple calculator code except you have to copy and paste in a scientific calculator file, which means you had duplicated your code. तो रीयूजेबिलिटी डजेंट मीन कि आप एक कोड दूसरी फाइल में कॉपी कर रहे हैं तो आप अपने कोड को रीयूज कर रहे हैं। एक्चुअली वो रीयूजेबिलिटी है लेकिन नॉट इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी So the concept of reusability of code is to use code without duplication. This technique we saw did not provide that kind of functionality. तो अभी तक जो आप पढ़ के आ चुके हैं ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर, वहाँ पे आपको इस टाइप की कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं मिली। सो थिंक लाइक दैट। आप एक कोड राइट कर रहे हैं फॉर एक प्रोग्राम के लिए और उसको आप विदाउट कॉपी एंड पेस्ट मल्टीपल प्रोग्राम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स ए सुपर फन कि एक जगह पे आप कोड करें और वही कोड विदाउट कॉपी एंड पेस्ट आप मल्टीपल जगह पे यूटिलाइज कर सकें। तो इसकी एग्जांपल हम रन टाइम पे एक देख लेते हैं। ये जो हमने डिस्कशन की है, ये डिस्कशन एक्चुअली रियल टाइम पे हम उसको कैसे एग्जांपल ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल कैलकुलेटर कोड। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं
तो रीयूजेबिलिटी बेसिकली क्या है कि आप एक कोड विदाउट कॉपी पेस्ट किए दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूटिलाइज कर सकें। तो बिग पिक्चर बेसिकली क्या है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पास्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक, जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। वी नीड टू बेटर टेक्निक देन टू मैनेज डिबग एंड रीयूज अवर कोड। हमें क्या चाहिए? बेटर टेक्निक चाहिए जो हम मैनेज डिबग एंड कोड कर सकें। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी स्टडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो ओवरऑल जो बिग पिक्चर है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो नाउ वी अंडरस्टैंड लास्ट में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो हो गया, आपको आइडिया हो गया। इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग टेक्निक, सॉरी इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक्चुअली इट्स ए टेक्निक ऑफ मैनेजिंग योर कोड। और उसके अंदर जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट का। एक सिंपल वर्ड है ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में मोर डिटेल से देखेंगे। तो जस्ट आपको अभी एक सिंपल एक डेफिनेशन बता दूं कि ऑब्जेक्ट बेसिकली वो चीज़ है विच एग्जिस्ट इन रियलिटी, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो, जिसको आपके जो 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे आप किसी चीज़ को टच कर सकें, आप स्मेल कर सकें, आप व्यू कर सकें। तो ये जो आपके 5 डिफरेंट सेंसेस हैं, इनके थ्रू अगर आप किसी चीज़ को देख सकते हैं तो वो एक्चुअली क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन आपके अभी आपके पास सामने एक कंप्यूटर है, मोबाइल है, मे बी आपके कमरे में पंखा चल रहा है, इट्स ए ऑब्जेक्ट। एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियलिटी वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन हर चीज़ जो एग्जिस्ट इन रियलिटी पे करती है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती अनटिल अनलेस वो दो चीज़ें फुलफिल ना करे। वो दो चीज़ें फुलफिल करने के लिए क्या है ऑब्जेक्ट के लिए? फर्स्ट थिंग क्या है? एट्रीब्यूट्स। एंड सेकंड है फंक्शंस या प्रोसीजर्स, जिसे आप कहते हैं फंक्शनैलिटी। तो दो चीज़ें हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट कैटेगरी में लेके आने की। वो चीज़ जिसे आप ऑब्जेक्ट करते हैं उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हों एंड फंक्शनैलिटी हो। व्हाट इज़ ए एट्रीब्यूट्स? अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के सेंस में बात करें, हम कह सकते हैं कि वो चीज़ ऑब्जेक्ट है जिसके कुछ डाटा वेरिएबल्स हों, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें स्टूडेंट की, स्टूडेंट इज़ ए ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? उसका नेम है, उसका रोल नंबर है, कोर्सेज वो कौन कौन से ले रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ब्लड ग्रुप क्या है, स्पोर्ट्स वो कौन सी खेलता है, वो चीज़। तो स्टूडेंट हाफ ऑफ दी अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें तो वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया है और वो क्या है? उसके एट्रीब्यूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी ये है कि स्टूडेंट कैन टेक क्लासेस, स्टूडेंट कैन टेक एग्जाम, क्विजेज, असाइनमेंट। तो ये फंक्शनैलिटी है जो स्टूडेंट परफॉर्म करता है अपने एट्रीब्यूट्स की बेस पे। तो एनीथिंग, अभी तक आप इतना अंडरस्टैंड कर लेंगे, एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन रियलिटी कंटेनिंग एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज a technique to manage your object in a such a way which is easy to debug and reuse our in our your code। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको हम नेक्स्ट कल इंशाल्लाह लेक्चर में डिटेल से देखेंगे व्हाट इज़ योर एक्चुअली ऑब्जेक्ट। मीनवाइल आप इनको अंडरस्टैंड कर लें। आज का जो लेक्चर है वो आप ये देख लें कि अभी तक जो आप इंट्रोडक्शन या फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में पढ़ के आए हैं और हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं वो प्रॉब्लम वाकई आपको कभी आए हैं या नहीं आए। अगर तो नहीं आए इट्स मीन आपने जो भी कोड राइट किया है वो इतना लार्ज नहीं है। अगर आपका कोड लार्ज नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगे। तो वन कंसेप्ट व्हेन वी यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आपका प्रोग्राम या आपका कोड लेट्स से 100 लाइंस ऑफ अचीव हो रहा है
आपका कोई भी प्रोसीजर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 100 लाइन्स आप इजीली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें शुरू में ही कि आपका कोड 100 लाइन्स का नहीं है, 1000 लाइन का नहीं है, इट्स बिकम वेरी कम्प्लेक्स। तो देन आप मूव करेंगे किस तरफ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ, और वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक के मैनेज, डिबग एंड रीयूज आप कर सकते हो। तो अगेन एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप ये बात ध्यान में रखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ए टेक्निक टू मैनेज योर कोड। सिमिलरली यही टेक्निक आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंसेप्ट सब लैंग्वेजेस के अंदर वही है। फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन टू जावा पढ़ते इन जो फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस के बजाय जावा पढ़ते, तो अब हम अगर जो पढ़ रहे होते वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक इन जावा। अगर आप लेट्स सपोज पाइथन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में पढ़ के आए होते, तो अब हम क्या पढ़ रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक इन पाइथन। क्योंकि आपने बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में, वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो जिस वजह से हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे कोड को मैनेज करने के लिए विद द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो हम क्या यूज़ करेंगे, सी प्लस प्लस। लेकिन बेसिक दीज कंसेप्ट आर सिमिलर इन ऑल अदर लैंग्वेजेस, देयर इज़ नो डिफरेंस कंसेप्ट वाइज, देयर इज़ नो डिफरेंस। हाँ, उसको मैनेज करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, सिंटैक्स डिफरेंट हो सकता है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप क्या करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका मैं आपको भी रिप्लाई कर दूं। तो फॉर एनी क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेक्चर के एंड पे आपको ये वीडियो दोबारा भी आप इसे देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।